तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। चलो आज बात करते हैं हम जर्मनी के एकीकरण के बारे में। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम बात की थी इटली के एकीकरण के बारे में। ठीक है, और उसके पहले लेक्चर में बात की थी फ्रांस के एकीकरण। ठीक है, हम दो एकीकरण पढ़ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं जर्मनी के एकीकरण। जर्मनी एक कंट्री है, ओके, ये तो आप जानते ही होंगे। तो जर्मनी सार्लमा के नेतृत्व में, सार्लमा का एक शासक होगा के नेतृत्व में संगठित होकर लंबे वर्ष तक सुदृढ़ अवस्था में रहा। मतलब सार्लमा का शासक था, उसने जब शासक कर रहा था तो जर्मनी क्या था, सुदृढ़ अवस्था में एकीकृत रहा। ओके, फिर बाद में आधुनिक युग आते आते जर्मनी दो भागों में बढ़ गया। कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन सा? उत्तर जर्मन राज्य, दक्षिण जर्मन राज्य। उत्तर जर्मन राज्य जहाँ प्रोटेस्टेंट की संख्या थी, प्रोटेस्टेंट की संख्या ज़्यादा थी। कहाँ था? उत्तर जर्मन राज्य में। प्रोटेस्टेंट एक ये रिलीजन है, ठीक है, उसकी संख्या ज़्यादा थी उत्तर जर्मन राज्य में। और दक्षिण जर्मन राज्य में कैथोलिक की संख्या ज़्यादा थी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और जर्मनी का प्रतिनिधि सभा को क्या कहते हैं? हम डाइट कहते हैं। हाँ, याद रखना, जर्मनी की प्रतिनिधि सभा को डाइट कहते हैं और रूस की प्रतिनिधि सभा को ड्यूमा कहते हैं। ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप जान लो, रूस की प्रतिनिधि सभा को हम ड्यूमा कहते हैं। ठीक है, जर्मनी में एकीकरण की पृष्ठभूमि का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। कैसे किया? 1806 में जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज संघ का निर्माण किया था। ठीक है, इसी कारण जर्मनी में एकीकरण की भूमि का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। ठीक है, उसने 1806 में राइन राज संघ का निर्माण किया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, शिक्षकों ने ब्रुसेनसेफ्ट नामक संस्था बनाई। क्या बनाई? ब्रुसेनसेफ्ट नामक संस्था। और व्यापारियों ने 1834 में जालवेरिन नामक संस्था बनाई। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट डेट है। 1834 में व्यापारियों ने जालवेरिन नामक संस्था बनाई। ओके, जान गए? तो इसको कॉपी करो, आगे हम बढ़ते हैं और जर्मनी के एकीकरण भी अंत करते हैं। ठीक है, कॉपी कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बिस्मार्क के बारे में। बिस्मार्क क्या था? जर्मन एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ठीक है, इसके बिना जर्मन का एकीकरण संभव नहीं था। ठीक है, देखो क्या था। मार्च 1848 को पुराने संसद की सभा को फ्रैंकफर्ट में बुलाया गया। मतलब मार्च 1848 को एक सभा हुआ, ठीक है, फ्रैंकफर्ट में बुलाया गया। इस सभा में जो था, जर्मन का जो शासक था फ्रेडरिक विलियम, क्या उसका शासक का नाम था? फ्रेडरिक विलियम। उसको मानना पड़ा कि उसी के अधीन समस्त जर्मन राज्यों का क्या किया जाएगा? एकीकृत किया जाएगा। ओके, उसी के अधीन समस्त जर्मन राज्यों को एकीकृत किया जाएगा और गणराज्य स्थापित होगा। लेकिन जो फ्रेडरिक विलियम था वो थोड़ा उदारवादी नहीं था, वो कट्टरवादी था। ठीक है, उसने इस बातों का इनकार किया और ऑस्ट्रिया से संघर्ष से ही बचना चाहता था कि ऑस्ट्रिया का विपक्ष हमको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तो उसके संघर्ष से बचना चाहता था। इसलिए उसने इस योजना को त्याग दी और वो छोड़ दिया। ठीक है, तो अब जो था, जो शासक क्या था? फ्रेडरिक विलियम। उसका देहांत हो गया। उसके बाद जो उसका बड़ा भाई था, उसका नाम क्या था? विलियम। वो शासक बन गया। ठीक है, तो शासक बनने के बाद विलियम ने क्या किया? विलियम ने बिस्मार्क को अपना शासक नियुक्त कर दिया। क्यों? अब बिस्मार्क को चांसलर बना दिया। ठीक है, विलियम तुरंत ही जानता था कि बिस्मार्क के बिना हम नहीं जीत पाएंगे, इसलिए बिस्मार्क को चांसलर बना दिया। बिस्मार्क क्या था? देखो, बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क जो जर्मन डाइट में प्रसा का प्रतिनिधि हुआ करता था, प्रसा का प्रतिनिधि हुआ करता था, और यह हिगल के विचारों से प्रभावित था। भैया, हिगल के विचारों से तो बहुत आदमी प्रभावित है। हिगल के एक दार्शनिक थे। ठीक है, इसके विचारों से भी ये भी प्रभावित था। एवं डाइट में लगातार अपनी कूटनीति का परिचय देता आ रहा था। डाइट तो जानते ही हो, प्रतिनिधि सभा में अपना कूटनीति, मतलब कूटनीति का परिचय दे रहा था। मतलब एक कूटनीतिज्ञ भी था। ओके, कूटनीति का परिचय देता आ रहा था। तो देखो, ये उसकी कूटनीति की सफलता थी कि चाहे उदारवादी राष्ट्रवादी हो या फिर कट्टरवादी राष्ट्रवादी, सभी उसको समर्थक मानते थे। ओके, जान गए? फिर उसने जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझा। जर्मन एकीकरण के लिए कौन सी शक्ति को समझा? सैन्य शक्ति को महत्व समझा कि बिना सैन्य शक्ति से हम नहीं लड़ पाएंगे, जर्मन एकीकरण नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। ठीक है, किसने अपनाई? रक्त एवं लौह की नीति। और किसने अवलंबन किया? बिस्मार्क ने। क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। ठीक है, इन्होंने जो क्या था, जो बिस्मार्क थे, जो कूटनीतिज्ञ थे, इसने 3 महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी। इसको मेरा कॉपी कर लो, हो गया। चलो, बिस्मार्क जो थे वो 3 महत्वपूर्ण लड़ाई लड़े। कौन कौन से? चलो उसके बारे में बात करते हैं। ओके, 3 महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी थी, उसी के बल पर हमारे जर्मन एकीकरण हो गया। जर्मन एकीकरण भी 1871 में ही हुआ था। ठीक है, ये इटली के साथ ही साथ इसका भी एकीकरण हुआ। देखो, 3 महत्वपूर्ण लड़ाई कौन कौन सी थी जिसमें बिस्मार्क ने लड़ी?
3 लड़ाइयाँ, कौन कौन सी लड़ाइयाँ इसने लड़ी। ओके, चलो बात करते हैं। पहली लड़ाई थी सेल्सविग और होल्स्टीन के मुद्दे को लेकर थी। सेल्सविग एवं होल्स्टीन को मुद्दे को लेकर, होल्स्टीन की मुद्दे को लेकर 1864 में हुआ था। किसके मुद्दे लेकर? सेल्सविग और होल्स्टीन एक राज्य था, उसके मुद्दे को लेकर 1864 में डेनमार्क पर आक्रमण किया था उसने। डेनमार्क पर आक्रमण। ओके, ये पहली लड़ाई हुई। दूसरी लड़ाई उसने क्या लड़ी? दूसरी महत्वपूर्ण लड़ाई थी 1866 में सेडोवा का युद्ध। ठीक है, 1866 में सेडोवा का युद्ध उसने लड़ा। महत्वपूर्ण डेट है, याद रखना। किसके किसके बीच हुआ था ये सेडोवा का युद्ध? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। मतलब ऑस्ट्रिया वर्सेस प्रसा लिख दिया हूँ। ठीक है, ऑस्ट्रिया वर्सेस प्रसा के बीच ये लड़ाई लड़ी थी, सेडोवा का युद्ध। ओके, और तीसरा जो महत्वपूर्ण लड़ाई है वो क्या थी? 1870। 1870 में क्या हुआ था? सेडोन का युद्ध। इसी सेडोन का युद्ध से हमारा जर्मन एकीकरण हो गया। सेडोन का युद्ध हुआ। ये लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? फ्रांस एवं प्रसा के बीच। फ्रांस वर्सेस प्रसा, मतलब फ्रांस और जर्मन के बीच हुआ था। ठीक है, कौन सी लड़ाई? 1870 की सेडोन का युद्ध। ये दोनों लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना डेट, और किन किन के बीच हुआ। ओके, तो इसी कारण 3 महत्वपूर्ण लड़ाई के कारण बिस्मार्क ने 1871 में अंततः जर्मन एकीकृत हुआ। जर्मन का एकीकरण हो गया। ठीक है, जर्मन का एकीकरण हो गया 1871 में। अब तो जर्मन एकीकरण हो गया। अब हम किन किन के बारे में बात कर लिए? इटली के बारे में बात कर लिए, फ्रांस के बारे में बात कर लिए, जर्मन के बारे में बात कर ली। अब हमारा बचा जो यूनान। यूनान भी एक अच्छा देश था, पाश्चात्य का मुख्य स्रोत माना जाता है उसे। ठीक है, उसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसको कॉपी कर लो और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।